गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 15 मार्च 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। 15 मार्च इम्पॉर्टेंट क्यों है? 15 मार्च को ही उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। 15 मार्च को ही कंज्यूमर राइट डे उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़ एनालिसिस से पहले एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए पुटअप कर रहा हूँ। सभी लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यूपीएससी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा है। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वो अपना पद रिक्त कर देगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि जब कभी भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। दोनों ही स्टेटमेंट में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन डी है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। फिर से मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ। पहला स्टेटमेंट है कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वो अपना पद रिक्त कर देगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा और मैंने इस पर चर्चा क्यों किया है, क्योंकि फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पे भड़के नीतीश, बोले आप कर रहे हैं संविधान का उल्लंघन। इस मैटर पे मैं नहीं जाऊंगा, ये मैटर क्या है, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपने आप में। विधानसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा। लक्ष्मीकांत के बुक में सेपरेट रूप से एक चैप्टर दिया हुआ है स्पीकर को लेकर के। स्पीकर की भूमिका क्या होनी चाहिए, स्पीकर को लेकर के अभी तक कोई समिति बनी है तो वो समिति ने क्या कहा है, स्पीकर को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, तो ये सब ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। देश में 12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण कल से, और ये जो टीकाकरण मिल रहा है या कल लगेगा, ये बेसिकली कोवोवैक्स लगेगा। इन बच्चों को हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई कंपनी की वैक्सीन कोवोवैक्स लगाई जाएगी। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यमुना, नर्मदा व झेलम सहित 13 नदियों का संरक्षण होगा। अब हो क्या रहा है कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जो 13 नदी है, ये 13 नदी का डिस्कस यहाँ पे किया गया है। इस 13 नदी के जो है साथ साथ जंगल लगाया जाएगा। और ये जंगल लगाने का काम क्यों किया जा रहा है, तो इसको आप COP26 से जोड़िए। COP26 इससे जोड़िए। COP26 का आयोजन 2021 में ग्लासगो में किया गया था। इसे ग्लासगो सम्मेलन भी कहा जाता है। COP26 में भारत ने कुछ कमिटमेंट किया था। UNFCCC की COP26 में भारत सरकार ने कुछ कमिटमेंट किया था। पीएम मोदी ने 5 कमिटमेंट किया था जिसे पंचामृत कहा गया था। और ये सम्मेलन इतना अधिक इम्पोर्टेंट था। UNFCCC की सम्मेलन है ये, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए UNFCCC का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता है। 2021 में इसका आयोजन हुआ था ग्लासगो में। ग्लासगो ब्रिटेन में पड़ता है। तो उसमें भारत ने 5 कमिटमेंट किया था। और भारत का पहला कमिटमेंट था कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करना भारत शुरू करेगा। दूसरा कमिटमेंट था कि भारत 2030 तक 50% ज़रूरत ऊर्जा की जो ज़रूरत है वो अक्षय ऊर्जा से करेगा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा। तीसरा भारत का कमिटमेंट था कि भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। अब ये जो तीसरा है पॉइंट, भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा, इसी को लेकर के ये न्यूज़ संबंधित है। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। चौथा है कि 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी 2005 के मुकाबले 45% कम करेगा।
और पांचवा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत 2070 तक 2070 तक नेट न्यूट्रल करेगा। नेट न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितना हम कार्बन इमिशन करेंगे उतना हम कार्बन एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। जितना कार्बन उत्पादन करेंगे उतना कार्बन को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसी को नेट न्यूट्रल कहा जाता है। अब देखिए इस तीसरे पॉइंट से लौटिए। भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। यहां पे जब आप पढ़ेंगे COP26 में जताई गई अपनी प्रतिबद्धता, इसके तहत भारत 2030 तक अपने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन, 1 बिलियन टन मतलब 1 अरब टन की कमी करेगा। तो इसी के तहत जो है 13 नदियों में वानिकी को डेवलप किया जा रहा है। नदी के आसपास जो है या नदी के साथ साथ वानिकी को डेवलप किया जा रहा है, फॉरेस्ट वहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। इन 13 नदियों के माध्यम से 7,417 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो वन का क्षेत्र है ये वृद्धि होगा, और 10 वर्षों में पौधारोपण से करीब 50.21 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में मदद मिलेगी। तो हमने क्या टारगेट लिया है? हमने ये टारगेट लिया है कि 2030 तक हम वन लगा करके 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेंगे, और उसमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 13 जगह जो वन लगाएंगे या 13 नदी के आसपास जो हम वन लगाएंगे, नदी के साथ जो हम वन लगाएंगे, उससे महज 10 वर्ष में 50.21 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड और 20 वर्ष में 74.76 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हम सोख लेंगे। तो इसी तरह से न्यूज को कोरिलेट पर करके आवश्यकता है पढ़ने की। अगर COP26 में हमने कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट को पूरा करने से इस न्यूज को आप संबंधित जोड़ सकते हैं। सुझावों के लिए आयोग ने आम जन के समक्ष रखा परिसीमन का अंतिम मसौदा। कल भी हमने डिस्कस किया था। फाइनली जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सृजन को लेकर के 90 सीट वहाँ विधानसभा की होगी। उस 90 सीट में किसका क्या लोकेशन होना चाहिए, किसी विधानसभा सीट में कितना क्षेत्र होना चाहिए, कितनी जनता वहाँ होनी चाहिए, इसको लेकर के परिसीमन आयोग ने अपना अंतिम मसौदा जारी कर दिया है और लोगों से सुझाव मांगा। 21 मार्च तक आप अपनी सुझाव दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और उसके बाद फाइनली 28 या 29 मार्च को जम्मू कश्मीर का परिसीमन आयोग दौरा करेगा और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट अपना जारी करेगा। परिसीमन आयोग जो रिपोर्ट जारी करता है, फाइनल रिपोर्ट जो जारी करता है, उस पर ना तो किसी न्यायालय में कोई संशोधन हो सकता है और ना ही संसद के पटल पे उस पर कोई संशोधन हो सकता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। परिसीमन रिपोर्ट आयोग के अंतिम रिपोर्ट पे ना तो न्यायालय में किसी तरह का संशोधन हो सकता है और ना ही संसद में किसी तरह का संशोधन हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लिए 1.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। कल इसको हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल 1.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसको यहाँ पे पढ़ लीजिए। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए मंजूरी हासिल करने में जुटा रक्षा मंत्रालय। इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ और पॉइंट भी दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी दिया हुआ है। हिजाब मामले पे फैसला सुनाएगा कर्नाटका हाईकोर्ट। तो आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है और माननीय कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा हिजाब को लेकर के आज डिसीजन आने वाला है। जो भी डिसीजन आएगा कल हम लोग इस पे एनालिसिस करेंगे। इस फिल्म में दुनिया को जाना कश्मीर पंडितों का नरसंहार का सच। देखिए एक फिल्म है जो मुझे लगता है कि आप सभी को देखना चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए, एज ए इंडियन हमें देखना चाहिए। और ये फिल्म है द कश्मीरी फाइल्स। देश में लगातार चर्चा हो रही है और कई सारे राज्यों ने इसमें टैक्स फ्री कर दिया। हरियाणा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार, कर्नाटका सरकार और कई सरकार और भी करने वाली है। टैक्स फ्री होने वाला है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने एक मूवी का लिंक भी शेयर किया था टेलीग्राम पे, द ताशकंद फाइल। मैंने कहा था कि इसे भी आप लोग को देखना चाहिए।
कश्मीरी फाइल और ताशकंद फाइल दोनों ही यूथ जनरेशन को जरूर देखना चाहिए, और ख़ास करके जो तैयारी करते हैं उसको निश्चित तौर पे देखना चाहिए। तो इस चर्चा में क्यों है ये मूवी? ये चर्चा में इसलिए है कि, और मैंने ये मूवी देख ली है, पहली बात तो ये है कि मैंने ये मूवी देख लिया है, इसके बाद मैं बता रहा हूँ अपना फीलिंग्स इस मूवी के बारे में, कि दोनों ही मूवी, चाहे कश्मीरी फाइल हो चाहे ताशकंद फाइल हो, दोनों ही मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी है जो कि हम लोगों से छुपाई गई है। शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई देश को अभी तक नहीं पता। भारत के प्रधानमंत्री, आप सोच के देखिए, रसिया जाते हैं, उस समय के ताशकंद में जाते हैं, ताशकंद समझौता होता है और उसके अगले दिन मॉर्निंग में उनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। क्या ये अनयूजुअल नहीं आपको लग रहा है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किसी अन्य स्टेट में जाते हैं, किसी अन्य देश में जाते हैं और एक समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ताशकंद समझौता, उसके जस्ट अगले दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बारे में हमको कोई पता नहीं है। और उसी तरह से अगर आप देखिएगा, कश्मीरी फाइल जो है, कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ था 19 जनवरी 1990 को, इसके बारे में भी हमको कोई पता नहीं है। 19 जनवरी 1990 को जो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, कोई पता नहीं है, कोई मीडिया में उस पर चर्चा नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इस मूवी में एक पॉइंट बहुत अच्छा दिखाया गया है कि जो यहूदी पे जेनोसाइड हुआ, यहूदी का जो जेनोसाइड हुआ था, विश्व का सबसे बड़ा जेनोसाइड यहूदी के जेनोसाइड को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि होलोकॉस्ट की घटना में लगभग 60 लाख यहूदी को मार दिया गया था। लेकिन यहूदी के जेनोसाइड को पूरी दुनिया जानता है। यहूदी बार बार अब दुनिया को रिमाइंड करवाते रहता है कि हमारे साथ जेनोसाइड हुआ है। लेकिन कश्मीरी पंडित के साथ जो जेनोसाइड हुआ, 19 जनवरी 1990 को 5 लाख कश्मीरी पंडित को घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा था। देश में, अपने देश में अन्य जगहों वो शरणार्थी बन गए थे। लेकिन इसके बारे में कहीं कुछ चर्चा नहीं है। कोई मूवी देखते हैं कि कश्मीर को लेकर के कोई मूवी इस तरह का नहीं बना कि जो कश्मीर की रियलिटी को बखान कर सके। आखिर क्या हुआ था 19 जनवरी 1990 को? तो इसी सब बातों का जवाब है कश्मीरी फाइल्स। देखिए, कश्मीर में जो हुआ था, थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग भी करते थे कि तालिबान जो है, तालिबान को क्रिएट किया था पाकिस्तान ने, और उसी दौरान तालिबान को क्रिएट करके तालिबान को भेज दिया गया था अफगानिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा कुछ लोगों को इस्लामिक जिहाद बना करके या जिहादी बना करके, इस्लाम के नाम पे जिहादी बना करके, ये सही वर्ड रहेगा, उसको अफगानिस्तान भेज दिया गया। और अफगानिस्तान में वही तालिबान ने रूस को खदेड़ कर निकाल दिया था, रूस के सैनिकों को भगा दिया था। तो ऐसे कंडीशन में तालिबान को लगा कि मेरी जीत हो गई है। तो तालिबान को जब लगा जीत हो गई, पाकिस्तान को लगा कि हमने जिसको क्रिएट किया, हमने जिससे जिहादी बनाया, वो जिहादी जाकर के अफगानिस्तान में रसिया के सैनिक को निकालने में सक्षम है, तो यही काम हम कश्मीर में क्यों ना करें। और जनरल जिया वहाँ के शासक थे, पाकिस्तान के शासक, मिलिट्री शासक था उस समय में, जनरल जिया वहाँ के शासक थे। उन्होंने क्या किया कि इसी एक्सपेरिमेंट को इंडिया में अपनाने की कोशिश किया। तो उन्होंने क्या किया कि जिहादी मानसिकता के कुछ लोगों को कश्मीर भेजा, और कश्मीर से जो है पूरा प्लान था कि जिस तरह से हम अफगानिस्तान से रूस को बाहर निकाल कर फेंक दिए हैं, उसी तरह से कश्मीर से में हम इंडियनों को बाहर निकाल कर फेंक देंगे, इंडियन मिलिट्री को वहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। यही बेसिकली कहीं ना कहीं हुआ था, एक थीम ये था। हालांकि उसमें कामयाबी कितनी मिली नहीं मिली ये अलग विषय है, लेकिन हुआ बेसिकली यही था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस मूवी में चर्चा किया गया है कि आखिर जो है कई सारी इंफॉर्मेशन लोगों से सिस्टमेटिक ढंग से छुपाया गया है। कश्मीरी फाइल में ये चीज़ बताया गया है कि आखिर जो है आपके साथ, अब सोचिए 5 लाख लोगों को रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा है, और देश में चर्चा तक नहीं है, देश में कोई इस पर जानकारी तक नहीं है, लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है। तो ये बेसिकली कश्मीरी फाइल में बताया गया। दूसरा, कश्मीरी फाइल में जो इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है कि कश्मीर को आखिर पृथ्वी का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, सभ्यता की देन कश्मीर को क्यों कहा जाता था। पृथ्वी का स्वर्ग क्या कश्मीर को इसलिए कहा जाता था कि कश्मीर सुंदर है दिखने में? क्या कश्मीर हिमालय की गोद में है इसलिए कश्मीर को देश का पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता था? ऐसा नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे कि कश्मीर हिमालय की गोद में है, तो भाई अरुणाचल प्रदेश वगैरह भी तो हिमालय का पार्ट है।
उसे क्यों नहीं स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर का, पृथ्वी का? पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। उसका कई सारा रीजन है। उसका रीजन यह है कि वही कश्मीर है जहाँ पे ऋषि कश्यप ने तपस्या किया था। तपस्या करने के लिए जिस जगह ऋषि कश्यप ने चुना था वो कश्मीर को चुना था, इसलिए कश्यप के नाम पे कश्मीर नाम पड़ा। उसके बाद शंकराचार्य को जब इंडिया आना था तो उन्होंने भी तपस्या करने के लिए वो गए थे, कश्मीर गए थे। तो शंकराचार्य ने भी अपनी जगह कश्मीर को चुना। पंचतंत्र कहाँ लिखा गया? तो कश्मीर में लिखा गया। कलहन की राजतरंगिणी कहाँ लिखे गए? तो कश्मीर में लिखे गए। तो कश्मीर पंडित, पंडित मतलब होता है पीएचडी करने वाला, पंडित मतलब होता है विद्वान। पहले तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था, आज से हजारों वर्ष पहले जाति का कॉन्सेप्ट तो नहीं था। तो उस समय से कश्मीर में पंडित लोग रह रहे हैं, और पंडित मतलब होता है विद्वान। यानी विश्व में कई सारी सभ्यता की देन कश्मीर से है। बेसिकली कई सारे विचारधारा की शुरुआत कश्मीर में हुई है, कई सारे किताब की शुरुआत कश्मीर में हुई है, कई सारे रिसर्च की शुरुआत कश्मीर में हुई है। इसलिए कश्मीर को विश्व का स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि आपने कश्मीरी फाइल नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा और दिखाइएगा लोगों को कि आखिर कश्मीर में हुआ क्या था। खुदरा महंगाई 7 माह के शीर्ष पे। खुदरा महंगाई को नापा जाता है किससे? खुदरा महंगाई को नापा जाता है सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई से नापा जाता है। और सीपीआई के लिए एक समिति बनी थी। देखिए सीपीआई को जो नापा जाता है नॉर्मली वो रेगुलेट किया जाता है या मापा जाता है नॉर्मली सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ के द्वारा सीपीआई का डाटा प्रकाशित होता है। सीपीआई मतलब होता है खुदरा महंगाई। तो खुदरा महंगाई की जो डाटा है वो प्रकाशित होता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ के द्वारा। इसका आधार वर्ष 2012 है और 2016 के आसपास एक समिति बनी थी, उर्जित पटेल समिति, आरबीआई ने बनाया था। और इस समिति को कहा गया कि आप डिसाइड कीजिए कि देश में सीपीआई कितना होगा। और ये समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में सीपीआई 4% हो तो बेस्ट है, और 4% से 2% अधिक भी हो सकता है और 2% कम भी हो सकता है। यानी 2% से 6% के बीच में सीपीआई होना चाहिए, 4% बेस्ट है। तो इतना सीपीआई होना चाहिए, मतलब इतनी महंगाई होनी चाहिए। इससे ज़्यादा महंगाई 2 से 6% के बीच में महंगाई सही है, इससे ज़्यादा महंगाई भी सही नहीं है, इससे कम महंगाई भी सही नहीं है। देख रहे हैं कि उर्जित पटेल के द्वारा जो ये लेवल था, इस लेवल को फरवरी में क्रॉस कर दिया गया है। 6.07% महंगाई हो गई है। आइडियल महंगाई जो होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 4%। और इसी तरह से WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स को बेसिकली वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है सीपीआई को कौन प्रकाशित करता है? तो सीपीआई को सीएसओ प्रकाशित करता है। और WPI को कौन प्रकाशित करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय WPI को प्रकाशित करता है। छोटे कर्ज पे बड़ा ब्याज नहीं लेगी कंपनियां। देखिए बहुत सारे देश में जो छोटी कंपनी, जैसे आप प्रचार देखते होंगे यूट्यूब पे, धानी कंपनी हो गया या अन्य कंपनी होगी, इनकी ब्याज दर काफ़ी होती है। तो आरबीआई इसको लगातार इंस्ट्रक्शन दे रही है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जो छोटी कंपनी है, वो बड़ी ब्याज दर नहीं ले। LIC में विदेशी निवेश की सीमा अधिसूचित। ये न्यूज़ लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि LIC जो है अपना IPO जारी करने वाला है, शेयर मार्केट में आने वाला है। LIC में 20%, LIC का जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा, या LIC में 20% FDI ऑटोमेटिक रूट से इसको अधिसूचित कर दिया गया। FDI जो बेसिकली आता है 2 रूट से आता है। एक आता है ऑटोमेटिक रूट से और एक आता है डायरेक्ट गवर्नमेंट रूट से। गवर्नमेंट रूट से मतलब क्या होता है कि अगर किसी कंपनी में FDI करना आपको, यानी उसका कुछ शेयर लेना है, ऐसे कंडीशन में सरकार से परमिशन लेने की आपको आवश्यकता होती है, उसी को कहा गया गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या हुआ कि आपको FDI करना है, मान लेते हैं LIC में आपको निवेश करना है, आप LIC के 1% शेयर लेना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, उसी को कहा गया ऑटोमेटिक रूट।
तो LIC में 20% ऑटोमेटिक रूट को मंजूरी सरकार के द्वारा दिया गया। साइबर अपराधी कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का उपयोग लगातार, इसको हम लोग डिस्कस भी करते थे कि क्रिप्टो करेंसी का जो मिसयूज है यूज से कहीं अधिक है। मिसयूज इसका ये है कि साइबर अपराधी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मिसयूज ये है कि विश्व के कई सारे आतंकवादी संगठन साइबर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हथियार परचेज कर सकते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। खाद्य तेल का आयात 23% बढ़ा। जागरूक उपभोक्ता है विकास का प्रतीक। देखिए इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें 2-3 पॉइंट है कि 15 मार्च 1983 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 15 मार्च 1983 से ये मनाया जाता है, पहला पॉइंट। तो 1983 में ये मनाया जाता है। उसके बाद 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया था। 1986 में हमारे यहाँ कानून आया। उसके बाद 1993 में हमने उसमें कुछ संशोधन किया है, 2002 में हमने कुछ संशोधन किया है और फाइनली हमने 2019 में ड्रास्टिक रिफॉर्म्स किया है। अब हमारे पास जो कानून है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। अब ये कानून पे कई बार हमने डिस्कस किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पे हमने कई बार डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग पढ़िएगा जरूर, इसको पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। चीन के बढ़ते रक्षा बजट से सतर्क है भारत। विश्व में सबसे अधिक रक्षा बजट किसका है आपको पता है? अमेरिका का। अमेरिका का रक्षा बजट है आपको $770 अरब। 770 अरब डॉलर। चीन का रक्षा बजट $230 अरब। दूसरे नंबर पे चीन आता है विश्व में। तीसरे नंबर पे भारत आता है, आई थिंक $81 अरब है। तो लगभग चीन के जो भारत का रक्षा बजट है उससे लगभग 3 गुना चीन का रक्षा बजट है और चीन के रक्षा बजट है जिससे उससे 3 गुना लगभग अमेरिका का रक्षा बजट है। चीन का रक्षा बजट जो है पिछले वर्ष था वो था $209 अरब और अभी जो 5 मार्च को बजट पेश किया गया है चीन में उसमें इसे $230 अरब कर दिया गया। तो पहले जो पिछले साल था $209 अरब, अभी $230 अरब कर दिया गया है, यानी $21 अरब अपने रक्षा बजट को चीन ने बढ़ाया। और चीन का रक्षा बजट बढ़ना भारत के लिए खतरे की घंटी है, इसी एडिटोरियल में ये बातें कही गई है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा आप, मैं इस पर डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बेसिक पॉइंट है। पेयजल की गुणवत्ता की जांच, अगर आप बिहार से हैं तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। 17 साल में मारे गए हैं 579 बाघ, 589 बाघ। इसको भी एक बार देख लीजिएगा, डाटा दिया हुआ है। इंदौर ने लिखी नदी को पुनर्जीवित करने की कहानी। देखिए इंदौर देश में काम कर रहा है और खास करके स्वच्छता के सेक्टर में काफ़ी काम कर रहा है, नदी को रिवाइव करने के सेक्टर में काफ़ी काम कर रहा है। इंदौर में कुछ नदी ऐसी थी जो पहले मरी हुई नदी थी, आज वर्तमान में कंडीशन देखिए, पहले ये कंडीशन था, वर्तमान में ये कंडीशन है। तो इंदौर जो काम कर रहा है उसको देश के अन्य जगह इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। ये टॉपिक आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। कचरा प्रबंधन को लेकर के जो इंदौर का मॉडल है और कचरा प्रबंधन को लेकर के जो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मॉडल है, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर मॉडल कचरा प्रबंधन के लिए देश भर में जाना जाता है और इंदौर का भी कचरा प्रबंधन का मॉडल देश भर में जाना जाता है। इसको कहीं कहीं आप लोग कोट कर सकते हैं जब आपको लिखना हो कि हमें अपने राज्य को किस तरह से स्वच्छ रखना, हमें कचरा प्रबंधन किस तरह से करना। बाकी इसको पढ़ लीजिए। ये मतलब ये टॉपिक ऐसा है जो आपके सोच को डेवलप कर सकता है कि कचरा प्रबंधन, मान लीजिए कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, नगर निगम का अधिकारी आप बनते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कचरा प्रबंधन को लेकर के आप क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। तो आप इंदौर मॉडल को स्टडी कीजिएगा, आप अंबिकापुर मॉडल को स्टडी कीजिएगा, तो कहीं न कहीं उसको स्टडी करने की भी आवश्यकता है। इस रूप में भी आप इसको पढ़िएगा। वैश्विक
स्तर पे हथियारों के आयात घटा और यूरोप में हथियार बढ़ा। सिपरी की रिपोर्ट है, विश्व में हथियारों का आयात घटा और यूरोप में बढ़ रहा है। और यूरोप में बढ़ा क्यों है? रूस यूक्रेन वार। चलिए इतना ही न्यूज़ था, लौटते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है, एमएलए नहीं रहेगा, तो इमीडिएटली अपना पद खाली कर देगा। वो तभी तक अपने पद पे है जब वो एमएलए है। जब तक एमएलए जैसे नहीं रहेगा, विधानसभा का सदस्य जैसे नहीं रहेगा, वो अपना पद इमीडिएटली रिक्त कर देगा। और जब कभी विधानसभा का विघटन होता है तो अध्यक्ष अपने पद से तुरंत रिक्त कर देगा, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए विधानसभा का विघटन हो गया और नया चुनाव हो गया। नया चुनाव होने के बाद, नया जो इलेक्शन होगा, नया इलेक्शन होने के बाद जो नए स्पीकर आएंगे तब तक विधानसभा अध्यक्ष पद पर बना रहता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पीकर जो है, विधानसभा का विघटन होता है या मान लीजिए संसद का विघटन हो गया, लोकसभा का विघटन हो गया, तो लोकसभा के विघटन होने के बाद जो नया चुनाव होता है, 17वीं लोकसभा का जो चुनाव होगा, उस चुनाव होने के बाद जो पहली मीटिंग होती है उसमें प्रोटेम स्पीकर का पद चुना जाता है। उस समय तक स्पीकर का पद रहता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहला सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।